आज हम हिंदी के एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही शायद कई लोगों के दिमाग में वो रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल या गली के कोने वाली लाइब्रेरी की तस्वीर आ जाती होगी। वेद प्रकाश शर्मा। हाँ बिल्कुल, वेद प्रकाश शर्मा एक ऐसा नाम जिसने अपनी कलम से 70 और 80 के दशक के बाद हिंदी पल्प फिक्शन, मतलब जिसे लुगदी साहित्य कहते हैं, उसको एक नई पहचान दी। सही कहा, उसे नई बुलंदियों पर पहुंचाया। हाँ, बहुत ऊपर ले गए। जरा सोचिए, एक लेखक जिनकी किताबें छपते ही मतलब हाथों हाथ बिक जाती थी, जिनके किरदारों पर चाय की दुकानों पर गली मोहल्लों में बातें होती थी, बहसें होती थी। बमश। हाँ, आज हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग जगहों से है, जैसे विकिपीडिया, yourstory.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, गुडरीड्स और IMDb। जी। ये सब उनके जीवन और काम के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर सामने रखें। बिल्कुल। और देखिए, आज इस चर्चा का मकसद सिर्फ वो फैक्ट्स दोहराना नहीं है, बल्कि वेद प्रकाश शर्मा का ये जो इतना बड़ा सफर रहा, उसके पीछे के कारण क्या थे, जी, उन्हें समझना है। हाँ, मतलब वो इतने पॉपुलर हुए कैसे? हाँ, आखिर वो इतने बड़े पैमाने पर लोकप्रिय कैसे हुए? उनके लिखने की स्टाइल में ऐसा क्या खास था, जो पाठकों को एकदम बांध लेता था? अच्छा। और उनकी खास रचनाएं कौन सी थीं? हाँ। कौन सी रचनाएं मील का पत्थर बनी? और हिंदी के लोकप्रिय साहित्य पर उनकी क्या छाप रही, कैसी रही? ये कहानी सिर्फ एक लेखक की नहीं है। नहीं, ये उस दौर की भी है। हाँ, उस दौर के समाज की, पढ़ने वालों की, और वो जो लिटरेचर का मार्केट बदल रहा था, उसकी भी कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर कौन थे वेद प्रकाश शर्मा? हाँ, तो वेद प्रकाश शर्मा, उनका जन्म 10 जून 1955 को मेरठ में हुआ और निधन हुआ 17 फरवरी 2017 को। वो हिंदी के उन उपन्यासकारों में गिने जाते हैं जिन्हें शायद सबसे ज्यादा पढ़ा गया। सबसे ज्यादा? हाँ, मतलब जैसा विकिपीडिया और दूसरे स्रोत बताते हैं, उन्होंने अपने करियर में करीब 170, शायद 178 के आसपास उपन्यास लिखे। 178? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और खास बात ये कि ये ज्यादातर पॉकेट बुक फॉर्मेट में छपे। अच्छा, वो छोटी वाली किताबें जो आसानी से मिल जाती थी। बिल्कुल, सस्ती, आसानी से मिलने वाली किताबें। इसी वजह से वो एक बहुत बड़े पाठक वर्ग तक, मतलब घर घर तक पहुंच गए। और उन्होंने लिखना भी जल्दी शुरू कर दिया था, शायद 20-21 साल की उम्र से ही, और जल्दी ही काफी फेमस हो गए। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि वो इतने मशहूर हुए कैसे। मतलब सिर्फ लिखना तो एक बात है, पर लोगों तक कैसे पहुंचना? सही कहा। देखिए, उनकी लोकप्रियता के पीछे ना कई कारण थे। एक तो जैसा आपने कहा, उन्होंने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया और फिर रुके नहीं, लगातार लिखा। हाँ, लिखते ही गए। और वो जो पॉकेट बुक्स का बाजार था, वो उस समय खूब फल फूल रहा था। उन्होंने इस मीडियम को समझा और उसका सही इस्तेमाल किया। उनकी कहानियों की भाषा, जैसा कई पढ़ने वाले गुडरीड्स पर भी बताते हैं, वो बिल्कुल आम बोलचाल वाली थी, सीधी, सरल, आसान भाषा। हाँ, और कहानी कहने का अंदाज बहुत तेज था। फटाफट आगे बढ़ती थी कहानी, जिसमें लगातार रोमांचक मोड़ आते थे। मतलब पाठक को सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस कहानी के साथ बहता चला जाता था। और शायद वो दौर भी था, 80s और 90s का दशक, वो भी इसके लिए सही था। बिल्कुल, वो दौर तो जैसे हिंदी पल्प फिक्शन का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। yourstory.com जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इसका जिक्र है। हाँ? तब देखिए, मनोरंजन के साधन आज जितने थोड़े ही थे, टीवी नया नया आ रहा था, फैल रहा था, लेकिन सबकी पहुंच में नहीं था। सही बात है, इंटरनेट तो था ही नहीं। हाँ, इंटरनेट तो दूर की बात थी। तो ऐसे में ये जो सस्ती और आसानी से मिलने वाली पॉकेट बुक्स थी, ये एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया थी। कहाँ मिलती थी? अरे, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, छोटे शहरों के बुक स्टॉलों पर, सब जगह ये किताबें छाई रहती थीं। शर्मा जी की किताबें तो 5-10 रुपए में मिल जाती थीं। अच्छा, बस। हाँ, जो उस समय के हिसाब से भी बहुत सस्ती थीं। इसी वजह से उनका रीडर बेस बहुत बड़ा था। मतलब रिक्शा चलाने वाले से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक सब पढ़ते थे। वाह। उनकी पाठक संख्या करोड़ों में थी। ये कोई मजाक नहीं है, सच में थी। हाँ, और जैसा IMDb पे उनकी प्रोफाइल देखने से पता चलता है, बात सिर्फ किताबों तक नहीं रुकी, फिल्मों तक भी पहुंची। सही, उनकी कई कहानियों पर फिल्में बनी, या फिर उन्होंने खुद फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखे। अच्छा, उन्होंने लिखे भी? हाँ, इससे उनकी पहुंच और पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। उन्हें वाकई अपने समय की एक बेस्ट सेलिंग मशीन कहा जाता था। बेस्ट सेलिंग मशीन? हाँ, एक ऐसा लेखक जो जानता था कि भाई पाठक क्या पढ़ना चाहता है
और उसे देना कैसे है। ये सिर्फ लिखना नहीं था, इसमें एक तरह की मार्केटिंग समझ भी थी। ये बात तो है। अच्छा, अब जरा उनके लिखने के अंदाज पर, उनकी स्टाइल पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने कहा कहानी तेज रफ्तार, भाषा सरल, और क्या खास था? देखिए, उनकी स्टाइल की सबसे बड़ी पहचान थी प्लॉट, मतलब कहानी का जो ढांचा होता है उस पर बहुत जोर था। अच्छा, प्लॉट पर? हाँ, गुड रीड्स पर जो पढ़ने वालों की राय है या जो सामान्य विश्लेषण है, वो यही बताता है कि वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार ट्विस्ट और टर्न्स का इस्तेमाल करते थे। मतलब पाठक को झटका लगता रहता था। हाँ, हमेशा लगता था कि अब कुछ होगा, अब राज खुलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक थी क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर मतलब चैप्टर या नॉवल को ऐसी जगह खत्म करना कि पाठक अगला हिस्सा पढ़ने के लिए बेचैन हो जाए, सस्पेंस में छोड़ देना। अरे हाँ, ये तो आजकल टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में बहुत होता है। बिल्कुल, ये तकनीक आज भी खूब चलती है और ये वेद प्रकाश शर्मा खूब इस्तेमाल करते थे। ये तो पाठक को बांधे रखने का एकदम पक्का नुस्खा लगता है। और विषय क्या रहते थे? सिर्फ जासूसी, क्राइम? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हालांकि जासूसी और क्राइम थ्रिलर उनका मेन एरिया था, ये सही है, लेकिन उन्होंने सामाजिक रोमांच, पारिवारिक सस्पेंस पर भी लिखा। अच्छा, फैमिली सस्पेंस भी? हाँ, जैसे गुडरीड्स पर उनकी किताबों की लिस्ट देखें तो अंदाजा लगता है। उनकी कहानियों में अक्सर नैतिकता, बदला, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, इंसाफ जैसे मुद्दे भी होते थे। जो आम लोगों से जुड़ते हैं। बिल्कुल, ये विषय आम पाठक की जिंदगी की चिंताओं और वैल्यूज से कहीं ना कहीं जुड़ते थे। इससे एक इमोशनल कनेक्शन भी बनता था। और उनके किरदार, क्या वो भी उतने ही पॉपुलर थे? हाँ, कुछ किरदार तो बहुत ही मशहूर हुए, जैसे विजय, केशव पंडित, रैना। ये नाम लोगों की जुबान पर थे। केशव पंडित, हाँ, ये नाम सुना है। हाँ, केशव पंडित का किरदार तो इतना लोकप्रिय हुआ कि उस पर बाद में टीवी सीरीज भी बनी। अच्छा, टीवी सीरीज भी बनी? जी हाँ, ये किरदार अक्सर ऐसे लगते थे जैसे आम लोगों के बीच से निकले हों, जो अचानक किसी मुश्किल में फंस जाते हैं और फिर अपनी होशियारी या ताकत से बाहर निकलते हैं। हालांकि यहाँ एक बात और है जो आलोचक कहते हैं, जैसा गुडरीड्स पर भी कुछ रिव्यूज में दिखता है। क्या? कि तेज कहानी और प्लॉट पर इतना ध्यान देने की वजह से कभी-कभी किरदारों में वो मनोवैज्ञानिक गहराई या कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ी कम लगती थी। अच्छा, मतलब फ्लैट कैरेक्टर्स? हाँ, कुछ हद तक वो अक्सर टाइप ज्यादा लगते थे, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर कम। समझ गया। अब बात करते हैं उन मील के पत्थरों की, उन लैंडमार्क्स की जिन्होंने वेद प्रकाश शर्मा को इतनी शोहरत दिलाई। जाहिर है वर्दी वाला गुंडा का नाम तो आएगा ही। बिल्कुल, वर्दी वाला गुंडा तो एक फिनोमिनन था हिंदी पब्लिशिंग में। द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में रिपोर्ट्स छपी थी जिनके मुताबिक ये दावा किया गया था कि 1993 में जब ये नॉवल आया तो पहले ही दिन 15 लाख कॉपियां बिक गईं। 15 लाख एक दिन में? क्या ये सच है? देखिए, ये आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं और इनकी पुष्टि करना आज बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस किताब ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अच्छा। कहा जाता है कि लोग बुक स्टॉलों पर लाइनों में लगे थे इसे खरीदने के लिए। ब्लैक में भी बिकी थी ये किताब। ब्लैक में नॉवल? हाँ, इस एक उपन्यास ने वेद प्रकाश शर्मा को रातों रात सुपरस्टार लेखक बना दिया था। वाकई 15 लाख प्रतियां पहले दिन, ये तो हैरान करने वाली बात है। और केशव पंडित सीरीज, उसका भी आपने जिक्र किया था। हाँ, केशव पंडित सीरीज भी उनकी बहुत सफल रही। गुडरीड्स पर इसके बारे में काफी चर्चा है। केशव पंडित एक ऐसा किरदार था जो कानून के दांव पे जानता था और अन्याय के खिलाफ लड़ता था, पर अपने तरीके से। थोड़ा एंटी हीरो टाइप। हाँ, कह सकते हैं। इस सीरीज की कई किताबें आई और बहुत पसंद की गईं। जैसा मैंने पहले कहा, इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगता है कि इस पर टीवी शो भी बना। ये दिखाता है कि किरदार लोगों से जुड़ गए थे। बिल्कुल, बहुत गहरा जुड़ाव बना लेते थे। और फिल्मों की बात भी हुई थी। हाँ, IMDb के अनुसार उनकी कहानी पर बहू मांगे इंसाफ 1985 जैसी फिल्में बनी। उन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथा लिखने में भी मदद की। अच्छा। और इनके अलावा उनकी वो अनगिनत पॉकेट बुक्स थीं जिन्होंने दशकों तक हिंदी के पॉपुलर लिटरेचर के मार्केट पर राज किया। दहकते शहर जैसे उनके शुरुआती उपन्यास भी काफी फेमस थे, जैसा विकिपीडिया पर मिलता है। सही, मतलब उनका असर सिर्फ किताबों तक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मनोरंजन के दूसरे मीडियम तक भी फैला हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो सुनहरा दौर था ये ढलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजहें थीं कि वो पल्प फिक्शन का मार्केट बदला? हाँ, ये हुआ। इसके पीछे कई कारण थे और ये बदलाव 90 के दशक के बाद ज्यादा तेजी से आया।
एक तो किताबों का मार्केट खुद बदलने लगा। कैसे? नए बड़े पब्लिशर आए जिन्होंने प्रोडक्शन क्वालिटी, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब पर ज्यादा ध्यान दिया। किताबों की कीमतें भी बढ़ने लगी। तो वो 5-10 रुपए वाली बात खत्म होने लगी। हाँ, धीरे धीरे। दूसरा, पढ़ने वालों की पसंद भी बदल रही थी। लिबरलाइजेशन के बाद अंग्रेजी भाषा और वेस्टर्न कल्चर का असर बढ़ा। अच्छा, हाँ, अंग्रेजी नॉवेल्स वगैरह आने लगे। हाँ, अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं से ट्रांसलेटेड लिटरेचर ज्यादा मिलने लगा और एक क्लास उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। और शायद मनोरंजन के दूसरे साधन भी। निश्चित रूप से। केबल टीवी का प्रसार हुआ जोरों से, फिर धीरे धीरे इंटरनेट आ गया। अब लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शन थे। तो पॉकेट बुक्स की जरूरत कम हो गई। हाँ, वो जो एक खालीपन था जिसे ये किताबें भरती थी, उसे भरने के लिए अब कई और चीजें आ गई थी। तो पॉकेट बुक्स जैसे सस्ते सुलभ मनोरंजन की मांग पर असर पड़ा। और एक दुखद बात यह भी थी कि जैसा द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया, वेद प्रकाश शर्मा जी अपने जीवन के आखिरी सालों में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। ओहो। 2017 में कैंसर से उनका निधन हो गया और उनके साथ ही हिंदी लोकप्रिय उपन्यास की एक बहुत उर्वर और सक्रिय कलम वो खामोश हो गई। ये तो दुखद है। तो अगर हम उनके पूरे काम का एक तरह से विश्लेषण करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पहुंच, उनकी मास अपील। जैसा yourstory.com और विकिपीडिया दोनों बताते हैं, लाखों करोड़ों पाठकों तक अपनी बात पहुंचाना, उन्हें पढ़ने के लिए इंस्पायर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, खासकर उस वर्ग तक जो शायद लिटरली किताबें नहीं पढ़ता था। बिल्कुल। दूसरी बड़ी ताकत थी उनकी कंसिस्टेंसी और प्रोडक्शन। दशकों तक लगातार लिखते रहना, साल में कई कई उपन्यास दे देना, ये कमाल की क्षमता थी। और कहानी कहने की कला, वो जो हुनर था। हाँ, वो भी। कहानी को दिलचस्प बनाए रखने की उनकी पकड़, प्लॉट को बुनने का तरीका, वो ट्विस्ट और क्लिफ हैंगर जिनका हमने जिक्र किया, ये सब उनकी सफलता के जरूरी हिस्से थे। उनमें एक बिजनेस वाली समझ भी थी। वो जानते थे कि पाठक को कैसे पकड़ना है, कैसे उनसे किताब खरीदवानी है और पढ़वानी है। सही। और जैसा IMDb से पता चलता है, फिल्मों और टीवी तक उनकी पहुंच ने भी उनकी इस पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में मदद की। वो सिर्फ लेखक नहीं थे, अपने समय के एक सफल कंटेंट क्रिएटर थे। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, अगर उनकी सीमाओं या आलोचनाओं की बात करें। हाँ, आलोचनाएं भी हुई हैं और होती रही हैं। सबसे आम आलोचना, जैसा yourstory.com पर भी है और आम लिटरेरी डिस्कशन में भी आता है, वो ये थी कि उनकी रचनाओं में अक्सर साहित्यिक गहराई, भाषा का वो आर्टिस्टिक इस्तेमाल या कैरेक्टर्स का डिटेल्ड साइकोलॉजिकल चित्रण वो नहीं मिलता था। मतलब कहानी पर फोकस ज्यादा था। हाँ, कहानी कहने पर इतना जोर होता था कि बाकी चीजें पीछे छूट जाती थी। और क्या उन पर यह भी इल्जाम लगता था कि वो एक ही जैसा लिखते हैं, एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। कुछ आलोचकों और पाठकों का मानना था कि उनकी कई कहानियां एक ही ढर्रे पर चलती थीं। एक हीरो, एक विलन, कुछ राज, कुछ एक्शन और आखिर में हीरो की जीत। तो नयापन कम लगता था। हाँ, इससे कभी कभी नवीनता की कमी महसूस होती थी। और देखिए, तेज प्रोडक्शन की अपनी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी एडिटिंग में भी कमियां रह जाती थी, जैसे प्रूफ रीडिंग की गलतियां या कहानी में छोटी मोटी इनकंसिस्टेंसी। और एक महत्वपूर्ण बात, उन्हें जितनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली, उतनी एक्सेप्टेंस या सम्मान शायद एकेडमिक या गंभीर साहित्यिक सर्कल्स में नहीं मिला। ये एक अजीब सी कश्मकश उनके साथ हमेशा जुड़ी रही। तो फिर आखिर में हम उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को कैसे देखें? हिंदी साहित्य या संस्कृति में उनका क्या योगदान रहा? देखिए, उनकी सबसे बड़ी विरासत, जैसा yourstory.com भी कहता है, ये है कि उन्होंने हिंदी में पढ़ने के कल्चर को, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में, बहुत बढ़ावा दिया। हाँ, पढ़ने की आदत डाली। की शुरुआत ही वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यासों से की होगी। उन्होंने पॉपुलर लिटरेचर को एक मार्केट दिया, एक पहचान दी। और उनका कल्चरल इम्पैक्ट, उनकी कहानियों का फिल्मों और टीवी तक पहुंचना, जैसा IMDb के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, ये उनके व्यापक कल्चरल असर का सबूत है। उनके किरदार, उनकी कहानियां लोगों की आम बातचीत का हिस्सा बन गए। और एक दिलचस्प बात यह है कि आज के डिजिटल युग में, जहां सब कुछ बहुत तेज है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, जहां क्लिक बेट और थ्रिल की मांग है, वहां वेद प्रकाश शर्मा की स्टाइल के कई तत्व, जैसे कि वो बहुत तेज प्लॉट, लगातार आने वाले मोड़, क्लिफ हैंगर का इस्तेमाल,
ये सब आज फिर से बहुत रेलेवेंट लगते हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। हो सकता है आज के कंटेंट क्रिएटर्स अनजाने में ही सही उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हों जो उन्होंने दशकों पहले पॉपुलर बनाई थी। ये तो सोचने वाली बात है। अगर आज कोई उनके स्टाइल का अनुभव करना चाहे तो किन किताबों से शुरुआत कर सकता है? हमारे स्रोतों के आधार पर कुछ नाम सुझा सकती हैं? जरूर। अगर कोई उनकी सबसे चर्चित किताब पढ़ना चाहे तो वर्दी वाला गुंडा, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया, एक ऑप्शन है। हालांकि उसके वो बिक्री के आंकड़े थोड़े डाउटफुल हैं। हाँ, वो 15 लाख वाला। हाँ, केशव पंडित सीरीज गुड रीड्स की सिफारिश का कोई भी उपन्यास उनके किरदारों और जासूसी अंदाज की अच्छी झलक देगा। ओके। उनकी कहानी पर बनी फिल्म बहू मांगे इंसाफ IMDb में जिक्र है, उनके सामाजिक पहलू को छूने की कोशिश दिखाती है। या फिर उनकी शुरुआती दौर की कोई पॉकेट बुक जैसे दहकते शहर, विकिपीडिया में नाम है। अच्छा, उससे उनके उस क्लासिक पल्प स्टाइल का अनुभव मिल सकता है। बेशक। आज के समय में इन पुरानी पॉकेट बुक्स को ढूंढना शायद थोड़ा मुश्किल हो। हाँ, ऑनलाइन या पुरानी किताबों की दुकानों पर शायद मिल जाएं, शायद। तो कुल मिलाकर जैसा हमारे स्रोत और ये सारी चर्चा इशारा करती है, वेद प्रकाश शर्मा का लिटरेचर में स्थान काफी अनूठा और कह सकते हैं 2 किनारों वाला रहा। 2 किनारों वाला कैसे? एक तरफ वो जन साहित्य के, पॉपुलर लिटरेचर के निर्विवाद बादशाह थे, जिन्होंने मनोरंजन को लाखों करोड़ों पाठकों तक पहुंचाया, वो भी बहुत सस्ते में। उन्होंने लोगों में पढ़ने की एक भूख जगाई। हाँ। दूसरी तरफ लिटरेरी डेप्थ, आर्टिस्टिक वैल्यू, नयापन, इन पैमानों पर उन्हें अक्सर कम आंका गया, आलोचना भी हुई। तो उनकी असली ताकत क्या थी? उनकी असली ताकत थी पाठकों की नब्ज पहचानने की और उसे पकड़ कर रखने की गजब की क्षमता, और साथ में उनकी वो लगातार लिखने की एनर्जी। जबकि साहित्यिक दायरे से एक दूरी और कहानियों में कभी-कभी दोहराव, ये उनकी सीमाएं मानी जा सकती हैं। 2017 में उनका जाना वाकई हिंदी पॉपुलर फिक्शन के एक बहुत बड़े चैप्टर का अंत था। एक ऐसी आवाज खामोश हो गई जिसने दशकों तक लाखों लोगों का मनोरंजन किया। हाँ, पर उनकी कहानियां, उनके किरदार, वो आज भी उन पाठकों के लिए जिंदा हैं जो रहस्य, रोमांच और कहानी के उस तेज बहाव में डूब जाना चाहते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। वेद प्रकाश शर्मा की ये जो जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी, जो शायद ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टैंडर्ड्स पर हमेशा खरी नहीं उतरी, वो कहानी कहने की कला, मास अपील और जिसे हम साहित्य या लिटरेचर कहते हैं, उसकी बाउंड्रीज और डेफिनेशन के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या पॉपुलैरिटी अपने आप में एक पैमाना है? हाँ, यह कितना बड़ा पैमाना है। और दूसरा, क्या पाठकों का ध्यान खींचने की वो तकनीकें, वो तेज रफ्तार, वो ट्विस्ट, वो सस्पेंस जो उन्होंने दशकों पहले परफेक्ट की, वो आज के डिजिटल कंटेंट, वेब सीरीज और सोशल मीडिया की दुनिया में किसी नए रूप में जिंदा नहीं है। बिल्कुल, इस पर वाकई सोचा जा सकता है।